हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता विषय पर मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह विषय प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर इस संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंत में मैंने प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी कुछ तथ्यों को भी प्रस्तुत किया है जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगी। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जाता है और इस विभाजन के आधार की चर्चा हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में कर लिया है। तो सर्वप्रथम हम लोग ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि मध्य एशियाई क्षेत्र से आर्य विभिन्न कबीलों के रूप में विश्व के विभिन्न भागों में गए थे और उनकी एक शाखा भारतवर्ष में भी आई थी। तो आर्यों की जो यह शाखा थी वह विभिन्न कबीलों में विभाजित थी। तो ऋग्वैदिक समाज जो था वह कबायली परंपराओं पर ही आधारित था। समाज में एक स्थान पर बसने की प्रवृत्ति नहीं थी। इस कारण ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था भी जो थी वह कबायली परंपराओं के अनुरूप थी। इसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कबायली समाज की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका एक प्रमुख अभिलक्षण जो होता है वह पशुपालन होता है। तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में भी पशुपालन का काफी अधिक महत्व था। पशुओं में भी गाय की प्रधानता थी। ऋग्वेद में गाय से जुड़ी हुई बहुत सी भाषागत अभिव्यक्तियां मिलती हैं, जैसे गोमत। गोमत अर्थात पशुधन का स्वामी, इसको गोमत कहा जाता था। गविष्टि, गवेषणा, ये संघर्षों के लिए प्रयुक्त शब्द हैं जिनका अभिप्राय है गायों की खोज, गविष्टि और गवेषणा की। दूरी के लिए गवयुति शब्द का प्रयोग जो है सो ऋग्वेद में मिलता है। इसी प्रकार पुत्री को दुहिता कहा गया है क्योंकि यह गायों को दूहने का काम करती थी। पुत्री, दौहित्री अर्थात दुहिता की पुत्री, मतलब कि पुत्री की पुत्री, इसे दौहित्री कहा गया है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में पशुपालन का काफी अधिक महत्व था और सामान्यतः जो एक स्थान पर जो बसने की प्रवृत्ति नहीं होती है कबीलों की, तो पशुपालन में इस पशुपालन व्यवसाय के कारण ही, क्योंकि कबीले जो होते हैं वह चारागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपनी गायों के साथ एक ही गोष्ठ में रहने वाले व्यक्ति एक ही गोत्र के समझे जाते थे। अधिकांश संघर्ष जो होते थे वह पशुधन के लिए ही होते थे। गाय के अतिरिक्त बकरी, भेड़, घोड़े जैसे पशु भी पाले जाते थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में पशुपालन जो है सो वह मुख्य व्यवसाय था। अब हम लोग कृषि पर चर्चा करते हैं। तो ऋग्वैदिक साहित्य में कृषि संबंधी गतिविधियों का भी उल्लेख है, परंतु इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बात हैं। आप इसे देखें। जैसे पहला कि कृषि का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के परवर्ती मंडलों में पाए गए हैं तथा इससे संबंधित शब्द बहुत ही कम मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में सिर्फ 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख है। तो अतः यह स्पष्ट है कि कृषि अर्थव्यवस्था का चलन ऋग्वेद के अंतिम चरण में हुआ था, अर्थात 1000
BC के आसपास, ईस्वी पूर्व 1000 के आसपास। आगे बढ़ें। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि कृषि का प्रारंभ संभवतः अनार्यों के संपर्क का परिणाम था। जब आर्य भारतवर्ष में आए तो अनार्यों के साथ उनका संपर्क हुआ और अनार्यों से ही जो है सो कृषि की जानकारी आर्यों को हुई थी। इसका आधार यह है कि ऋग्वेद में उल्लिखित कृषि से संबंधित जो शब्द हैं वह अन्य भारोपीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों से भिन्न है। दोस्तों, भारोपीय भाषा परिवार जो होता है वह विश्व में बोली जाने वाली सर्वप्रमुख भाषा परिवार है, यह आप जान लें। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी आदि भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं में ये जो हल के लिए जो प्रयुक्त शब्द है लांगल, यह जो है सो इन भाषाओं में नहीं मिलता है। यह जो है सो मुंडा भाषा से उत्पन्न माना जाता है। यह मुंडा भाषा जो है सो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो इसका अभिप्राय यह है कि अनार्यों से संपर्क के फलस्वरूप ही कृषि का विकास या कृषि की जानकारी आर्यों को हुई थी। तो कृषि अनार्यों के संपर्क का परिणाम था। आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में अन्न के रूप में जौ का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह शब्द खाद्यान्नों के लिए सम्मिलित रूप से प्रयुक्त होता था या फिर जो जौ अनाज जो होता है उसके लिए प्रयुक्त शब्द है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि ऋग्वेद में उल्लिखित कांसे, तांबे एवं पत्थरों के औजारों का प्रयोग प्रायः वनों की सफाई के लिए होता होगा। कुछ औजारों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, कांसा, तांबा और पत्थरों के औजार। तो इससे वनों को साफ किया आर्यों ने। इन औजारों के कृषि कार्य में प्रचलन मतलब हुआ कि नहीं, इसमें संदेह है कि कृषि कार्य में इन्हें प्रयुक्त किया जाता था या नहीं किया जाता था। आगे बढ़ें। परंतु इतना स्पष्ट है कि कृषि प्रथा प्रचलित हो चुकी थी, जिसमें पशुओं के लिए चारा तथा सीमित मात्रा में अनाज ऋग्वेद के अंतिम चरण में उपजाए जाने लगे थे। अब व्यवसायों पर चर्चा कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में व्यवसायों के संदर्भ में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन शिल्प से संबंधित तथ्य भी ऋग्वेद में कम उल्लिखित हैं, बहुत कम मिलते हैं। ऋग्वेद में शिल्पी समूहों में केवल 4 रथकार, चर्मकार, बढ़ई और कुम्हार का उल्लेख मिलता है। तो शिल्पी समूह के रूप में ऋग्वेद में केवल 4 शिल्प समूहों का उल्लेख है। रथकार, रथ बनाने वाले, चर्मकार, चमड़े का सामान बनाने वाले, बढ़ई, रथों का नौकाओं का निर्माण करने वाले, और कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। तो ये 4 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ई एवं चर्मकारों की रथ निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी और रथों का निर्माण इस युग में होता था, जैसा कि ऋग्वेद के विवरणों से स्पष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार बर्तन निर्माण में भी स्थानीय परंपराओं का मिश्रण प्रतीत होता है, क्योंकि कुम्हार के लिए ऋग्वेद में कुलाल शब्द का प्रयोग है और यह कुलाल शब्द जो है वह अन्य भारोपीय भाषा परिवार में किसी भी भाषा में नहीं मिलता है। तो यह भारतवर्ष के स्थानीय निवासियों की भाषा के ये शब्द है कुलाल। इसी प्रकार वस्त्र निर्माण में भी सिर्फ ऊनी वस्त्र महिलाओं द्वारा बनाए जाने के संकेत ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। कपास का वर्णन ऋग्वेद में नहीं मिलता है, अर्थात ऊनी वस्त्र प्रमुख वस्त्र था ऋग्वैदिक काल का। कर या उपहार, इस संबंध में चर्चा कर लें तो ऋग्वैदिक काल में करों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी।
वैसे ऋग्वेद में उल्लिखित अंश, भाग और बलि जैसे शब्द जो हैं वो किसी नियमित कर प्रणाली के संकेत नहीं है, बल्कि कबीलों के आपसी एवं बाह्य संघर्षों में विजय के फलस्वरूप लूटे गए माल के कबीले के शक्तिशाली वर्गों एवं मुखिया के बीच वितरण के संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग प्रतीत होता है। कबीले जो थे, कबीलों में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संघर्ष विद्यमान थे और इन संघर्षों में काफ़ी लूट के माल प्राप्त होते थे और उस लूट के माल को जो है सो कबीले के सारे लोग आपस में बांटते थे। तो अंश, भाग और बलि जैसे शब्दों का प्रयोग जो ऋग्वेद में किया गया है वह इन लूट के मालों के आपस में वितरण के संदर्भ में ही है। आगे बढ़ते हैं। बलि जो था, बलि को एक स्वैच्छिक उपहार यह प्रतीत होता है। बलि जो कबीले के निवासियों के द्वारा शक्तिशाली वर्गों को युद्ध में किए गए उनकी रक्षा के बदौलत दिया जाता था। तो ये बलि जो है सो स्वैच्छिक रूप से ये दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में। इस प्रकार के भेंट विनिमय एवं पुनर्वितरण की सामाजिक व्यवस्था में विदथ एवं गण जैसी राजनीतिक इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ये राजनीतिक इकाइयां थी विदथ, गण, सभा, समिति, जिसकी चर्चा हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। तो इन विभिन्न ये जो राजनीतिक इकाइयां थी, इन्हीं के माध्यम से ये लूटे गए सामानों का वितरण कबीले के विभिन्न व्यक्तियों या वर्गों के बीच होता था। इस प्रकार पारस्परिक विनिमय तथा धन के उत्पादन एवं पुनर्वितरण की इस प्रक्रिया को कुछ विद्वान उपहार की अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि भूस्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संपत्ति की कोई मान्यता इस समाज में नहीं थी। मतलब व्यक्तिगत संपत्ति कुछ नहीं थी, क्योंकि अचल संपत्ति कुछ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि आर्यों का जीवन घुमंतु जीवन था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहते थे और चल संपत्ति के रूप में मुख्य रूप से इनके पशुधन थे। तो भूस्वामित्व संबंधी कोई अवधारणा नहीं थी और व्यक्तिगत संपत्ति और भूस्वामित्व की कोई अवधारणा जो है सो इस ऋग्वैदिक समाज में नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की विवेचना करें और उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से परिवर्तन आए थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की स्थिति में परिवर्तन आया। आर्य संस्कृति का प्रसार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान तक के क्षेत्रों में हुआ। आर्यों के भौगोलिक विस्तार से संबंधित अध्ययन में हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है। साथ ही स्थानीय निवासियों से भी आर्यों के संबंध सुदृढ़ हुए, अतः अर्थव्यवस्था में कुछ गुणात्मक परिवर्तन अवश्य आया था। अब पशुपालन की चर्चा करें तो इस काल में पशुपालन का महत्व बना रहा, लेकिन गंगा जमुना दोआब एवं मध्य गंगा घाटी में उर्वर भूमि की उपलब्धता तथा स्थानीय परंपराओं के प्रभाव से कृषि का विकास संभव हुआ। इससे आर्य जीवन में धीरे धीरे अस्थायित्व आने लगा। तो कृषि में अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व बना रहा, लेकिन साथ ही साथ कृषि का विकास उत्तर वैदिक काल में होने लगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि, इस काल में कृषि प्रमुखता से होने लगी। साहित्यों में चावल के लिए ब्रीही, तंदुल, सली जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। पके हुए चावल के लिए ओदन शब्द का प्रयोग मिलता है। संभवतः जौ एवं चावल की खेती की जाने लगी। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से चावल के अवशेष मिले हैं। चावल के अतिरिक्त गेहूं, उड़द, बाजरा, सरसों एवं गन्ने भी
उगाए जाने का उल्लेख साहित्यों में मिलता है। लेकिन कृषि क्षेत्र में उत्पादन जो था वह निर्वाह स्तर पर ही होता था, अर्थात अधिशेष उत्पादन की प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि हल के फाल जो थे प्रायः लकड़ी के ही होते थे, जिससे गहरी जुताई संभव नहीं होती थी। नतीजतन उत्पादन भी ज़्यादा नहीं था। जो उत्पादन होता था उसकी खपत हो जाती थी, अधिशेष कुछ बचता नहीं था। वैसे उत्तर वैदिक काल में जखेड़ा से लोहे के फाल वाला हल अवश्य मिला है, लेकिन वह परिवर्ती चरण का है, मतलब ईस्वी पूर्व 600 के आसपास इसका डेट विद्वानों ने बताया है, जो जखेड़ा से लोहे के फाल वाला हल मिला है। दोस्तों, जो लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हुआ था लगभग 900 ईस्वी पूर्व के आसपास, लेकिन लोहे का प्रयोग खेती में किए जाने का माने प्रामाणिक साक्ष्य जो है सो अभी नहीं मिला है। तो लोहे का प्रयोग प्रारंभ में केवल युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार उत्पादन की तकनीकी भी उन्नत नहीं थी। धान की रोपण प्रणाली का विकास, रोपण प्रणाली के द्वारा धान की खेती जो थी, और लौह कृषि उपकरणों का प्रयोग इस काल के परवर्ती चरण लगभग ईस्वी पूर्व 600 में ही व्यापक रूप से प्रारंभ हो सका था, जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले चर्चा किया। अगला तथ्य कि आर्य जीवन में अस्थायित्व आने से उनके आवास भी परिवर्तित हुए। भगवानपुर एवं जखेड़ा की खुदाइयों में मिट्टी के परकोटे से निर्मित मजबूत भवनों के अवशेष मिले हैं। अब व्यवसायों पर चर्चा करते हैं। तो इस काल में विभिन्न शिल्पों का विकास हुआ। इनमें लोहे से संबंधित शिल्प का विकास महत्वपूर्ण है। इसके लिए कृष्ण या श्याम अयस शब्दों का प्रयोग समकालीन साहित्यों में मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्यों में लोहे के लिए कृष्ण या श्याम अयस, कृष्ण अयस या श्याम अयस शब्दों का प्रयोग मिलता है। राजस्थान के सुनेरी गांव से धौकनियों एवं लोहे के तीर, चाकू, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। लेकिन लौह प्रौद्योगिकी भी जो थी वो भी आरंभिक स्थिति में थी, और इनका उपयोग युद्ध के हथियार बनाने के लिए किया गया, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की। और लौह प्रौद्योगिकी प्रारंभिक स्तर की थी। अन्य शिल्पों में चमड़ा निर्माण, कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी, आभूषण निर्माण, मनका एवं शीशे की चूड़ियों के निर्माण आदि से संबंधित शिल्प भी विकसित हुए। उत्तर वैदिक काल में कपड़ा बुनाई भी एक प्रमुख व्यवसाय बना। ईस्वी पूर्व 600 आते आते काफी संख्या में शिल्पों का विकास हो चुका था, क्योंकि जातक कथाओं में कुल मिलाकर के 18 प्रकार के शिल्पों का वर्णन है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है कि जातकों में लगभग 18 प्रकार के शिल्पों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इस काल में यद्यपि कार्यों का विभेदीकरण तो हुआ, परंतु अर्थव्यवस्था में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। इस काल में समुद्र का वर्णन साहित्यों में मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि समुद्री व्यापार इस काल में होने लगे थे। कर या उपहारों की अगर बात करें तो विनिमय तथा पुनर्वितरण की प्रवृत्ति जो थी ऋग्वैदिक कार्य में, उसमें भी परिवर्तन हुआ। इस काल में युद्धों में कमी आई, क्योंकि आर्य एक स्थान पर बसने लगे, तो युद्धों में कमी आने से लूट के माल कम होने लगे। इसका विभाजन क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच होने लगा। जो क्षत्रिय थे वो प्रारंभिक वैदिक कालीन योद्धा थे, तथा ब्राह्मण जो थे वो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों के प्रतिनिधि थे। तो जो स्वैच्छिक रूप से विष द्वारा दिए जाने वाला जो उपहार था बलि, इस काल में अनिवार्य एवं बलपूर्वक वसूला जाने लगा।
यह महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं। नगरीकरण। उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नगरीकरण के प्रक्रिया के प्रारंभ होने से है। यद्यपि नगरीकरण की प्रक्रिया ईस्वी पूर्व 600 में ही अधिक स्पष्ट रूप से प्रारंभ हो सकी थी। इसकी चर्चा हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, द्वितीय नगरीकरण के बारे में। परंतु इनके प्रारंभिक रूप जो है हस्तिनापुर, कौशाम्बी और अतरंजी खेड़ा के रूप में इस काल से ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सभ्यता थी, पहली नगरीकृत सभ्यता थी भारतवर्ष की, और दूसरा नगरीकरण ईस्वी पूर्व 600 में हुआ था। तो इसकी चर्चा हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। तो लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो प्रारंभिक नगर थे वो हस्तिनापुर, कौशाम्बी, अतरंजी खेड़ा थे। इसे आप समझ लें। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि इस काल में संपत्ति के रूप में भूमि का महत्व बढ़ा, क्योंकि आर्य जीवन में स्थायित्व आया। प्रारंभ में भूमि पर संपूर्ण विश्व का सामूहिक स्वामित्व होता था, परंतु इस काल में व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता स्थापित होने लगी। फिर भी भूमि दान इस काल में प्रचलित प्रथा नहीं थी। वैसे संपूर्ण विश्व की सलाह पर राजा द्वारा भूदान दिया जा सकता था। एक महत्वपूर्ण तथ्य है यह। आगे बढ़ें। अब निष्कर्ष देखें तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख आर्थिक क्रिया बन गई। उत्पादन का स्वरूप जो था वह निर्वाहक प्रकार का ही रहा। निर्वाह अर्थव्यवस्था थी जिसमें लोगों के खाद्यान्न आवश्यकताओं के साथ साथ ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्गों को दिया जाने वाले कर, जो कर दिए जाते थे, उनके लिए पर्याप्त उत्पादन कर लिया जाता था। अधिशेष की मात्रा अधिक नहीं थी या नहीं थी। पशुपालन का महत्व था, परंतु इसमें क्रमिक रूप से कमी आने लगी। भिन्न भिन्न शिल्पों का विकास, नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ तथा व्यापारिक गतिविधियों का विकास अन्य प्रमुख परिवर्तन थे उत्तर वैदिक काल के। तो दोस्तों, अगर वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह काफी उपयोगी अध्ययन सामग्री है। इसका अध्ययन आप कर लें, और इसमें कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर आप इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए दे सकते हैं। अब हम लोग वैदिक अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर भी एक नज़र डाल लें। तो दोस्तों, ऋग्वेद में क्षेत्रपति शब्द का उल्लेख मिलता है। तो क्षेत्रपति वैदिक काल में खेतों को हरा भरा रखने वाले देवता के रूप में क्षेत्रपति पूजे जाते थे। अघन्या, जिसकी हत्या न की जा सके, तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। आर्यों का जो दूसरा प्रिय पशु था घोड़ा था। ऋग्वैदिक काल में ऊनी वस्त्र का निर्माण होता था। कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सुवासा और उर्णावती कहा गया है, जो इस नदी के माध्यम से ऊन के व्यापार को इंगित करता है। यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी तथ्य है कि सिंधु नदी को सुवासा और उर्णावती कहा गया है ऋग्वेद में। सिंधु नदी को हिरण्ययी भी कहा गया है, अर्थात इससे हिरण्य अर्थात सुवर्ण, सोना भी प्राप्त होता था। आगे बढ़ें। रोशम, गांधार प्रदेश के ऊन को जो है सो ऋग्वेद में रोशम कहा गया है। वाय या तंतुवाय जुलाहे का नाम है। करमार, धातु शिल्पकार को करमार कहा गया है। बढ़ई को तक्षा कहा गया है। तक्षा जो नौका और रथों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। निष्क और शतमान ये संभवतः सिक्के थे। यद्यपि यह विवाद का विषय है
कुछ विद्वानों की राय में निष्क एक प्रकार का आभूषण था। वस्तु विनिमय व्यापार का प्रमुख माध्यम था उत्तर वैदिक काल में भी। हालांकि मुद्राओं के उपयोग के भी संकेत जो है सो मिलने लगते हैं वैदिक साहित्यों में। पणि, एक शब्द पणि मिलता है, ऋग्वेद में भी है और उत्तर वैदिक साहित्यों में भी पणि शब्द का उल्लेख मिलता है। तो पणि जो थे वो एक आर्यभिन्न असुर जाति थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पणि और शर्मा का संवाद है। इसके अनुसार पणि मध्य एशियाई नदी रसा के उस पार रहते थे। रसा एक मध्य एशियाई नदी है, उसके दूसरी तरफ अर्थात पश्चिमी क्षेत्र में इन पणियों का जो है सो निवास स्थान था। उन्होंने इंद्र की गौवों को चुरा लिया था, गायों को चुराया था और इंद्र ने शर्मा को दूत बना करके पणियों के पास भेजा था कि वो उनकी गायों को लौटा दे। हालांकि उन्होंने गायों को नहीं लौटाया। उसके बाद इंद्र ने जो है सो उन पर आक्रमण करके अपनी गायों को छुड़ाया था। तो जो ये पणि है, तो यास्क ने अपने निरुक्त में पणियों को बेकनाट कुसीदी अर्थात सुदखोर कहा है। एक जगह पर उन्होंने उन्हें बनिक भी कहा है अर्थात व्यापारी भी कहा है। तो पणि एक व्यापारी जाति थी, यह आर्यभिन्न जाति थी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि श्रेणी, उत्तर वैदिक काल में शिल्पियों का समूह जो था वह श्रेणी कहलाता था। निगम या पूग, तो व्यापारियों का समूह जो उत्तर वैदिक काल में बना उन्हें निगम या पूग कहा गया है। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा पहले किया, कृष्ण या श्याम अयस लोहे को कहा गया है और लोहित अयस एक शब्द मिलता है जो संभवतः तांबे के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ये कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैदिक काल से संबंधित, वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अवस्था से संबंधित तथ्यों को लेकर के मैं अपने अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो कृपया इसको लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी अगली प्रस्तुति आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।